नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भारत के उद्योगपति भारत छोड़कर जा रहे हैं और सरकार अपनी सारी नीतियां उनकी आरती उतारने, उनको खुश करने के लिए बनाती रहती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत में कितने बुरे हालात हैं। मैंने आपको ये भी बताया था अपने वीडियोज़ में, जो दूसरा चैनल knocking-news.com, नॉकिंग न्यूज़ जो चैनल है उस पर KNOCKINGNEWS, उस चैनल पर ये वीडियो हैं। और उन वीडियोस के ज़रिए मैंने बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने हाल के हफ्ते भर में रखी हैं कि कैसे पूरी दुनिया परेशान है, कैसे अमेरिका में लोग थोक के भाव नौकरियां छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ लोगों का शोषण हो रहा है। ये भी बताया था कि भारत में शोषण किस स्तर पर पहुँच गया, और ये भी बताया था कि लॉकडाउन के बाद छोटे व्यापारी और मज़दूरों की किस तरह दुर्गति हुई है। ये मेरे कल के वीडियो में था इसी चैनल पर। और उसके बावजूद उद्योगपति कैसे बढ़े हैं, यानी हर चीज़ उद्योगपतियों के लिए हो रही है। चीन को हम अपना दुश्मन बताते हैं, लेकिन सब कुछ चाइना फ्रेंडली हो रहा है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि चीन के जिन चीज़ों को आप बुरा कहते हैं, अच्छा नहीं कहते हैं, अगर आप आम आदमी के नज़रिए से देखें, एक मिडिल क्लास आदमी, लोअर क्लास आदमी, गरीब आदमी, मज़दूर आदमी के नज़रिए से देखें और चीन की नीतियों की तरफ आप ध्यान दें, तो आपको अच्छा लगेगा। आप चाहेंगे कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, हमारी सरकार को भी इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। आज चीन के उन्हीं कदमों के बारे में बात करने वाला हूं और किस तरह से उन्होंने अपने देश के जो उद्योगपति हैं उनको बांध कर रखा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चीन का मसला आया और हम बात कर रहे हैं कि चीन किस तरह से जो काम करता है वो हमारे देश के लिए बुरा है। ये बात तो बिल्कुल तय है। चीन हमारा दुश्मन है, हमारी सीमाएं मिलती हैं, हमारे बहुत सारे सीमा के विवाद चीन के साथ हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो अपने लोगों के लिए कैसा है, क्योंकि हमारी सरकार से भी हम वही बात करना चाहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए वो कैसी है। और जब हम भारत में लोगों के प्रति सरकार की नीतियों की बात करते हैं तो हमको दूसरे देशों से तुलना करनी पड़ती है, इसलिए हम चीन से भी तुलना कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका में ये मांग उठ रही है, ये कानून बनाने की मांग उठ रही है कि जो उद्योगपति हैं उनके ऊपर, जो बड़े अरबपति हैं, चुनिंदा 300, उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए ताकि जनता का टैक्स का बोझ कम हो। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, तब भी मैंने बताया था कि यही एक सॉल्यूशन है कि जो चुनिंदा अरबपति भारत के हैं उनको छांट के उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा दौलत इनके पास है। ये दौलत भी प्रिविलेज लेकर कमाते हैं। इनको नॉर्मल तरीके से, हम रिजर्वेशन, गरीब आदमी के रिजर्वेशन को तो रोते रहते हैं, हमारे रिजर्वेशन से 1000 गुना रिजर्वेशन इस देश में उद्योगपतियों का है। सारी संपत्ति पे उन्हीं का रिजर्वेशन है, देश की संपत्ति, देश की भूमि, सब पे उनका रिजर्वेशन है। सारी नीतियाँ उनके हिसाब से बनती हैं, हम सब रोज़ देखते हैं। अब चीन की तरफ देखने की बात आती है और चीन की नीतियों की बात आती है। अब हम सीधे चलते हैं चीन के बाद, ताकि आपको अब मैंने ये सारी चीज़ें याद दिला दी हैं और आप चीन के हालात से इसको तुलना करते जाइएगा, कंपेयर करते जाइएगा। माओ की विस्तारवादी नीति के बारे में हमने पढ़ा होगा। वही माओ त्से-तुंग, जो चीन के एक तरह से देखा जाए तो जो वर्तमान चीन है इसके संस्थापक थे, वामपंथी चीन के और इस चीन के जो संस्थापक थे माओ त्से-तुंग, उनकी एक नीति थी। उस नीति को चीन ने फिर से अपनाना शुरू कर दिया, उस पर जाना शुरू कर दिया है, और वो थी कॉमन प्रॉस्पेरिटी, यानी आम समृद्धि की नीति। इस नीति का मकसद ये था कि जो कुछ है चीन में वो सबके बराबर होना चाहिए और उसमें सब लोगों को प्रगति मिलनी चाहिए, सबके पास धन होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ और लोगों के ऊपर ज़्यादा संसाधन हो और आम लोगों के पास कम संसाधन हो। और ये नीति चलते चलते धीरे धीरे सरकार बदलते बदलते एक दौर वो आया चीन में कि सारी नीतियाँ औद्योगिकीकरण की, जो अमेरिका की नीतियाँ थी, उनको अपना लिया गया। सोवियत यूनियन उसके लिए लगातार चीन को आगाह करता रहा, उत्तर कोरिया आगाह करता रहा और बहुत सारे दुनिया के देश चीन को आगाह करते रहे, लेकिन वो अपने समाजवादी वामपंथी रास्ते से हट गया और उसने अपने देश में लगातार उद्योगपतियों को समृद्ध किया और उनको बहुत रिच बनाता चला गया। इसके दुष्प्रभाव पर भी मैंने वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चीन के अंदर मज़दूरों का बुरी तरह से शोषण होता है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में भी भेदभाव है और किस तरह से एजुकेशन में भेदभाव है। लेकिन अब
शी पिंग जो एक नीति लेकर आए हैं, जो नीति अब वापस लेकर आ रहे हैं माओवादी, उस नीति का प्रभाव चाइना पे साफ देखा जा रहा है और धीरे धीरे करके वो जो डिस्पैरिटी थी उसके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। एक वीडियो बनाया था मैंने, वो था चाइना के ऊपर कि किस तरह से चीन के अंदर जो बड़ी बड़ी एजुकेशन कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जो अदर देन स्कूल वाली एजुकेशन देती हैं, उनके ऊपर चीन ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। चीन ने ये तय किया है कि कोई भी प्राइवेट एजुकेशन कंपनी अलग से कोई ऐसी शिक्षा नहीं देगी। जो पढ़ेंगे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, और बच्चे स्कूल में इसलिए पढ़ेंगे कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनके बच्चों को ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिल जाएगी ऐसा करने से। और जो स्कूल के अंदर शिक्षा मिलती है वो ही सबको मिलनी चाहिए, ताकि सबको बराबर शिक्षा मिले। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको ज़्यादा बेहतर शिक्षा ना मिले, क्योंकि उनकी सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे लिखा कि इससे एजुकेशनल डिस्पैरिटी बढ़ती है। अमीर आदमी और अमीर हो जाता है क्योंकि उसको बेहतर शिक्षा मिल रही है, और गरीब आदमी और नीचे चला जाएगा क्योंकि गरीब को ख़राब शिक्षा मिल रही है। ये बीमारी हमारे देश में भी आई नरसिंह राव जी के बाद में, जो उदारीकरण की नीतियाँ आई जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, और वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई दूर दूर तक संकेत भी नहीं है कि इसको किसी तरह से नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन चीन ने अपने एजुकेशन सिस्टम में इस भेदभाव को ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ बायजूस और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं और वो बहुत सारा अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। जितनी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की चेन थी पूरी की पूरी ख़रीद ली गई हैं। और अब ये जो कंपनियां आई हैं इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है एजुकेशन को। कंपटीशन के लिए अलग पढ़ाई करो, इसके लिए अलग पढ़ाई करो, आईआईटी के लिए अलग करो, आईआईएम के लिए अलग करो, और जिसके पास पैसे नहीं है वो चपरासी का फॉर्म भरो। ये दशा इस देश की है। लेकिन चीन ने कहा ऐसा कुछ नहीं चलेगा, और इन सारी कंपनियों को बहुत तगड़ा झटका दिया है। और ये माना जा रहा था कि इन कंपनियों पे लगाम लगाने से चीन की इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगेगा। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इसी के नाम पे शोषण की नीतियाँ लागू की जाती हैं और उद्योगों को सब कुछ दिया जाता है। उसने अपनी इन चीज़ों की परवाह नहीं की। एक और चीज़ थी, वीडियो था गेमिंग वाला। किस तरह से जो गेमिंग कंपनियां हैं दुनिया की बड़ी बड़ी, उन बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियों का जो टेंसेंट, जो उसने पूरे हिंदुस्तान में पबजी के नाम पे बवाल मचाया हुआ है, उसके ऊपर भी चीन ने लगाम कस दी है। 1 घंटे से ज़्यादा